हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू IFS RPSC चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोलराइजेशन। राइट फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे और फिर हम पोलराइजेशन की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे एंड देन मेलस लॉ डिस्कस करके RPSC के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स और कुछ और इस टॉपिक को समझने के लिए प्रॉब्लम्स करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन। कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। सबसे पहले पोलराइजेशन होता क्या है, पोलराइजेशन का मीनिंग क्या है, या फिर यूं कहे कि पोलराइजेशन एक नई टर्म देने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, हमारे पास लाइट से रिलेटेड दो फिनोमिना है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, जो हमने पढ़े हैं पहले। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों ही लाइट की नेचर इस वे में तो बताते हैं कि लाइट जो है वेव नेचर की है, एंड लाइट की वेवलेंथ डिटरमाइन करना, वेवलेंथ कैलकुलेट करना भी बताते हैं। पर वो दोनों ही लाइट का ये ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल नेचर नहीं बता पाते हैं कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की है या लॉन्गिट्यूडनल नेचर की है। तो इसके लिए हमें एक नए फिनोमिना की जरूरत पड़ी, और पोलराइजेशन जो है वो डायरेक्टली लाइट के ट्रांसवर्स फिनोमिना से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। तो उसको हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन successfully explain the wave nature of light and so to calculate wavelength of light। क्या मीनिंग हुआ कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फिनोमिना जो भी हुए उससे साइंटिस्ट वेव नेचर एक्सप्लेन कर पाए और वेवलेंथ डिटरमाइन भी उन रिलेशन से कर पाए। बट बाय these phenomena nature of light which nature, transverse or longitudinal, longitudinal or transverse, cannot be explained। ये एक्सप्लेन नहीं हो सका। तो सबसे पहले तो ये माइंड में आता है कि ट्रांसवर्स नेचर एंड लॉन्गिट्यूडनल नेचर एक्सप्लेन करने की जरूरत भी क्यों पड़नी चाहिए। बिकॉज उस टाइम पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए और उन एक्सपेरिमेंट्स में ये शो हुआ कि अगर दो लाइट वेव्स है जो परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड है आपस में, यानी कि जिसका वेव वेक्टर एक किसी प्लेन में कन्फाइंड है और दूसरी वेव जो है उसका वेव वेक्टर उस पहले वाली के परपेंडिकुलर प्लेन में कन्फाइंड है। जैसे मैं ये ले लूं दिस प्लस ये दो वेव ले ली, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा देयर वॉन्ट बी एनी टाइप ऑफ इंटरफ्रेंस, नो इंटरफ्रेंस। तो इंटरफ्रेंस से ये चीज एक्सप्लेन हो रही थी, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्ट इसका कॉन्सिक्वेंस ये मिल गया कि लाइट जो है ट्रांसवर्स नेचर की है, और
लाइट ट्रांसवर्स नेचर किसका कॉन्सिक्वेंस है कि लाइट पोलराइज्ड है, लाइट का वेव वेक्टर जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइंड है, तो इसके लिए हमें पोलराइजेशन डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। तो पोलराइजेशन को थोड़ा सा समझने से पहले हम डायरेक्टली बेसिक जाएंगे टाइप्स ऑफ वेव्स पे। तो टाइप्स ऑफ वेव्स, दो टाइप की वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि वेव की जैसे ये अपनी प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो गई, तो मैं DOP लिख रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। नीचे जो ट्रांसवर्स मैंने डायग्राम बनाया, इसमें भी देखो ये डायग्राम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी वेव आगे किस तरफ बढ़ रही है, इस डायरेक्शन के अलोंग बढ़ रही है। पर डिस्टरबेंस देखोगे तो पर्टिकुलर पार्टिकल का डिस्टरबेंस जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन टू एंड फ्रो मोशन, पार्टिकल्स execute to and fro motion along direction of propagation। एंड ट्रांसवर्स वेव वो है जिसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं, execute up and down motion कहां, in the plane perpendicular to the direction of propagation। प्रोपेगेशन में शॉर्ट लिख रहा हूं, प्रोपेगेशन। तो ये देखिए, जैसे एग्जांपल अगर देखें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जांपल क्या हो गए, एग्जांपल वेव्स इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में देखोगे तो यही होगा, कंप्रेशन एंड एक्सपांशन। तो स्प्रिंग एंड साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स। अगर ट्रांसवर्स के एग्जाम्पल देखना चाहें तो ट्रांसवर्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, EM वेव एंड, और एग्जाम्पल है इसका तो क्या होगा ट्रांसवर्स का, वेव्स इन रोप। अगर आप किसी रोप को हल्का सा झटका देंगे तो उसमें जो वेव मोशन होगी डिस्टरबेंस की, वो वेव मोशन कौन सी मोशन होगी, ट्रांसवर्स मोशन या फिर वाटर वेव्स। तो ये बेसिकली वेव्स के टाइप को डिफाइन किया हमने कि वेव किस तरह से होती है। पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट, जैसे कि हमें धीरे धीरे अपने टॉपिक की तरह आगे बढ़ना है, तो हमारा टॉपिक पोलराइजेशन है। अब ये हमने वेव्स डिफाइन कर ली, वेव्स दो टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल हो गई या ट्रांसवर्स हो गई। तो अब पोलराइजेशन क्या कंसेप्ट है, पोलराइजेशन देखिए, ट्रांसवर्स में हमने अभी बात की कि वेव मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, पार्टिकल्स का डिस्टरबेंस, यानी ये पेन के अलोंग जो है वेव प्रोपेगेशन की अगर डायरेक्शन मान ले तो इसके परपेंडिकुलरली ऐसे पार्टिकल्स अपना डिस्टरबेंस होगा पार्टिकल्स का, यानी पार्टिकल्स इस तरह अप डाउन मोशन करेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर अप डाउन की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन वेरी हो सकती है। ये डायरेक्शन इस प्लेन में कहीं पर भी हो सकती है, इस तरह हो सकती है, ऐसे हो सकती है। अगर प्रॉपर अप डाउन की है तो इसको हम वर्टिकल पोलराइजेशन कहते हैं। अगर ऐसे है हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन होगी, या रैंडम कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, तो उसकी भी बात करेंगे आगे। तो पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट में क्या डिफरेंस है, वो लाइट
जिसमें ये डिस्टरबेंस की बात जो कर रहे हैं हम, जो ट्रांसवर्स डिस्टरबेंस है, अगर ये डिस्टरबेंस हमेशा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रह रहा है या फिर पर्टिकुलर प्रीडिफाइंड वे में रह रहा है तो उसको हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। और अगर ये डिस्टरबेंस जो है हमेशा ही रैंडम है, हम कुछ भी नहीं कह सकते, उसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, तो वो कौन सा है? अनपोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइज्ड लाइट, जैसे ये फर्स्ट नंबर है, ये पोलराइज्ड लाइट का डायग्राम है, पोलराइज्ड लाइट, एंड दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये देखिए यहां पर x जो डायरेक्शन है ये वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये डायरेक्शन क्या है? ये अप डाउन डिस्टरबेंस जो है x के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी y डायरेक्शन में पार्टिकल्स का डिस्टरबेंस जो है वो है, पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं अप डाउन। अब अगर ये अप डाउन की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर प्लेन में फिक्स हो गई, जैसे यहां मान लिया कि एक्स वाई प्लेन में अगर ये फिक्स है हमेशा के लिए, तो ये एक लीनियर पोलराइजेशन हो जाएगा। और अगर ये फिक्स नहीं है तो फिर नॉर्मल, जो हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं, वो अनपोलराइज्ड लाइट होगी। तो अनपोलराइज्ड लाइट में पार्टिकल के डिस्टरबेंस की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये जैसे अनपोलराइज्ड लाइट है, अगर अनपोलराइज्ड में कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, इसका मतलब एट पर्टिकुलर, जैसे नॉर्मल हमारे नेचुरल लाइट सोर्सेज होते हैं वो एक ही टाइम पर बहुत सारे वेव पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो बहुत वेरी लेस इंटरवल ऑफ टाइम में बहुत सारे वेव पैकेट्स इमिट करते हैं। अब पर्टिकुलर एक वेव पैकेट जो है उसमें पोलराइज्ड लाइट होती है, बट बहुत सारे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी भी लगभग ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। और जब वो सारे मिक्स हो जाते हैं तो लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन है डिस्टरबेंस की, वो रैंडमली हो जाती है जब सारे सुपर इम्पोज्ड होते हैं, सारे मिक्स हो जाते हैं। यानी हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लाइट के बीम की अगर प्रोपेगेशन की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर मोमेंट पर अलग अलग है, यानी ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस है। तो अगर हम लाइट को अपनी तरफ आता हुआ देखें, इमेजिन करो कि लाइट अपनी तरफ आ रही है, और अगर पोलराइज्ड लाइट नहीं है, अनपोलराइज्ड लाइट है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो जैसे ये रिप्रेजेंट किया हमने फाइनल, तो ये यही शो कर रहा है, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गई, एंड दिस इज प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और अनपोलराइज्ड लाइट में क्या होता है कि अनपोलराइज्ड लाइट में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है। मेन डिफरेंस पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट में क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अनपोलराइज्ड लाइट क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट consists of waves with planes of vibration equally distributed in all directions about the ray direction। अभी देखिए, planes of vibration equally distributed है all directions में, यही हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है, या किसी नॉर्मल पार्टिकल के लिए अगर बात करते हैं तो उसका जो डिस्टरबेंस है वो प्रोपेगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब इक्वली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें एक पॉइंट ये भी आया कि ये सिमेट्रिकल होती है इस एक्सिस के अबाउट, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल अबाउट द रे डायरेक्शन हमने अभी अभी डिस्कस किया। अनपोलराइज्ड है, कोई फिक्स्ड नहीं है, और जब फिक्स नहीं है तो सारे ओरिएंटेशंस जो हो गए इसके सिमेट्रिकल हो गए, यानी रे के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के अबाउट हर डायरेक्शन में इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहती है और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज, जो नेचुरल लाइट सोर्सेज है जैसे सन से आने वाली लाइट है वो अनपोलराइज्ड लाइट है, या फिर हम बात करते हैं अपने इनकंडेंसेंट लैंप की, या जो भी लाइट सोर्सेज मोस्टली हम यूज लेते हैं डेली लाइफ में, उनसे मिलने वाली लाइट जो है वो अनपोलराइज्ड लाइट है मैक्सिमम। मे बी रिगार्डेड एज द रिजल्टेंट ऑफ टू इनकोहेरेंट वेव्स। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इनका रिजल्टेंट मान सकते हैं इसको, टू इनकोहेरेंट वेव्स, ये ध्यान रखना है। जब भी अनपोलराइज्ड की बात आएगी तो इसको इनकोहेरेंट वेव्स का सुपरपोजिशन मानेंगे, रिजल्टेंट मानेंगे। बट अगर पोलराइज्ड की बात करेंगे तो हमेशा दो कोहेरेंट वेव्स का सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस पैटर्न मानेंगे उसको। तो कोहेरेंट वेव्स और इनकोहेरेंट में चेंज क्या है? कोहेरेंट वेव्स है जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ कभी भी वेरी नहीं करता, यानी उनके बीच का फेज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। और इनकोहेरेंट वेव्स वो वेव्स है जिनका फेज डिफरेंस रैंडमली वेरी करता है, यानी सपोज एट t इक्वल्स टू 0 अगर दो वेव्स थी उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो π/2 था, तो t इक्वल्स टू t सेकेंड पर कोहेरेंट वेव का π/2 ही रहेगा। पर इनकोहेरेंट वेव्स है तो क्या होगा हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो वो इनकोहेरेंट वेव्स हो जाएगी। तो इनकोहेरेंट वेव्स का सुपरपोजिशन या रिजल्टेंट मान सकते हैं किसको? अनपोलराइज्ड लाइट को। ऑफ इक्वल इंटेंसिटी बट पोलराइज्ड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। इनकोहेरेंट वेव्स मानते हैं, दो इनकोहेरेंट वेव्स का रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसी? सेम, बट पोलराइज्ड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। अब पोलराइज्ड लाइट क्या है? पोलराइज्ड लाइट देखिए, कंसिस्ट ऑफ वेव्स हैविंग देयर इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेटिंग इन ए सिंगल प्लेन नॉर्मल टू द रे डायरेक्शन। वेव डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर प्लेन में एक ही डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो कन्फाइंड रहता है। एसिमेट्रिकल अबाउट द रे डायरेक्शन, डेफिनेटली जब हमने कह दिया कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में हमेशा एक डायरेक्शन में रहेगा, तो ये अगर अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गई और इसका परपेंडिकुलर प्लेन ये हो गया, इस प्लेन में कहीं पर एक डायरेक्शन, यानी ये मान लेता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मेरी जो फिंगर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन बता रही है। अगर मैं बोलूं कि ये हमेशा एक यही कन्फाइंड रहेगी, या बोले कि ये जो प्लेन है ऐसे इस प्लेन में ही रहेगी हमेशा इस तरफ से, तो ये सिमेट्रिकल हुई क्या इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के? डेफिनेटली नहीं हुई, बिकॉज ये इस प्लेन में तो इसकी इंटेंसिटी है, इस प्लेन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, पर जैसे ही मैं इस प्लेन के अलावा कहीं पे देख रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नहीं है, तो यहां सिमेट्रिकल नहीं है। पोलराइज्ड के केस में एसिमेट्रिकल है। और फिर देखिए, इट इज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट विद द हेल्प ऑफ पोलराइजर्स, यानी कि पोलराइज्ड लाइट जो है हमें डायरेक्ट नहीं मिलती। पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करने के लिए हमें ऑप्टिकल एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे पोलराइजर, ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो अनपोलराइज्ड लाइट को फिल्टर कर देते हैं या फिर कन्वर्ट कर देते हैं पोलराइज्ड लाइट में, तो हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। मे बी रिगार्डेड एज द रिजल्टेंट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोहेरेंट वेव्स हैविंग जीरो फेज डिफरेंस। पोलराइज्ड लाइट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दो कोहेरेंट वेव्स का सुपरपोजिशन, दो कोहेरेंट वेव्स का रिजल्टेंट हैविंग फेज डिफरेंस 0, या फिर कह सकते हैं इन फेज कोहेरेंट वेव्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि आउट ऑफ फेज विद 180 डिग्री फेज डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पोलराइजेशन पे। बेसिकली क्या मीनिंग है पोलराइजेशन की, जो हम 3 टाइप पढ़ने वाले हैं: प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट से क्या मीनिंग है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट से क्या मीनिंग है, एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट का क्या मीनिंग है, ये हम डिस्कस करेंगे। देखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये अनपोलराइज्ड पार्ट है,
ये एक पोलराइजर हो गया या कोई भी ऑप्टिकल एलिमेंट, द ऑप्टिकल एलिमेंट विच कन्वर्ट्स अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज पोलराइजर। तो ये पोलराइजर समझ में आ गया है, पोलराइजर क्या होता है। तो पोलराइजर का काम है अनपोलराइज्ड लाइट को कन्वर्ट करना, यानी ये फिल्टर है एक तरह का जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड में बदल देता है। अब देखिए ये जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इसकी ये हो गई डीओपी, एंड पोलराइजर है, जो पोलराइजर किस डायरेक्शन में है, किस प्लेन में है, पोलराइजर इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और अगर मैं ये एक प्लेन बनाऊं, ये देखिए ये एक प्लेन बनाया, इस प्लेन को कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमेशा कन्फाइंड है वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। तो दिस प्लेन इज प्लेन ऑफ polarization, this is plane of polarization, this is direction of propagation, और ये आपका पोलराइजेशन हो गया जो परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, अनपोलराइज्ड लाइट की जब बात कर रहे हैं तो ये अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज डिफरेंट थिंग। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हमारा जो है वो ये वाला है, और प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो ये पोलराइजर वाला प्लेन है। तो पोलराइजर वाले प्लेन में प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर, यानी कि इस एक्सिस के प्रोपेगेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे इस प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को हम रोटेट तो करवा सकते हैं। तो रोटेट करवाने से हमें ऐसी इनफाइनाइट पोजीशंस मिलेगी, तो उन सभी पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो सकता है। तो ये बात है अनपोलराइज्ड की। अब हमारा पोलराइजर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को जो रैंडमली ऐसे सारी डायरेक्शंस में ओरिएंटेड हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइन कर देता है। तो अब देखिए जैसे ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सारी डायरेक्शंस में था, अब आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा के लिए कन्फाइन हो गई है और वो हमेशा एक प्लेन के अंदर रह रही है, और ये प्लेन है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो इसको कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम लीनियरली पोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं, क्यों कहते हैं वो भी देखेंगे। लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, देखिए अगर मैं इस प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को मैं देखूं ध्यान से पोलराइजर वाले प्लेन पर, तो ये एक हमेशा पर्टिकुलर लाइन है। मैं अलग कलर से इसको ड्रॉ करता हूं। ये देखिए ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, हमेशा ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस पर्टिकुलर लाइन के अलोंग ही रहेगा। तो इस जगह पे ये हमेशा एक लाइन ट्रेस कर रहा है, तो इसको लीनियर पोलराइजेशन भी बोलते हैं। तो ये हो गई लीनियर पोलराइजेशन की बात। इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है, लीनियरली पोलराइज्ड कोहेरेंट वेव्स। अगर लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है जो कैसी कैसी हो सकती है, अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर अप डाउन है तो हम कहते हैं वर्टिकल पोलराइजेशन।
अगर ये राइट और लेफ्ट है तो क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। तो क्या ये हमेशा अप डाउन और राइट लेफ्ट ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा? डेफिनेटली इसके अलावा भी हो सकता है। और जो भी रैंडम डायरेक्शंस होगी उसको हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट करेंगे, और एनी अदर direction can be treated as combination of two polarized waves। बाकी सारी डायरेक्शंस जो है वो क्या ट्रीट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोलराइज्ड वेव्स, वन वर्टिकली अपवर्ड एंड अदर इज हॉरिजेंटली। और ये क्या होनी इंपॉर्टेंट है, कोहेरेंट होनी चाहिए, रिजल्टेंट ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स। पोलराइज्ड लाइट हमेशा रिजल्टेंट ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स होगी, ये ध्यान रखना है। प्लस आप ये देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है एक लाइन के अबाउट वेरी कर रहा है, इसकी डायरेक्शन फिक्स है, पर मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखोगे साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट थी कि मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ लीनियर पोलराइजेशन या प्लेन पोलराइज्ड लाइट में ही 0 होता है, सर्कुलर और इलिप्टिकल में मैग्नीट्यूड 0 नहीं होता है। तो यहां मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, मैं लिख लेता हूं, इक्वल्स टू 0 पॉसिबल। डायरेक्शन ऑफ E कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहती है इसमें, कांस्टेंट। अब आगे देखिए, सर्कुलरली पोलराइज्ड। सर्कुलरली पोलराइज्ड को जस्ट इमेजिन कीजिए कि वेव सपोज इस एक्सिस के अबाउट प्रोपेगेट कर रही है और आप जो है इसको सामने से देख रहे हो, यानी मैंने ये मार्कर ऐसे पकड़ लिया। इसका क्या मीनिंग है कि वेव जो है इलेक्ट्रिक वेव, ईएम वेव मेरी तरफ आ रही है इस डायरेक्शन में, और मैं अगर इसको ध्यान से देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है उसका टिप पॉइंट को अगर मैं मार्क करूं तो इलेक्ट्रिक वेक्टर का टिप पॉइंट टिप पॉइंट के लोकस को अगर देखूं तो वो लोकस जो है एक सर्कल ट्रेस करेगा, यानी इसमें डायरेक्शन कन्फाइंड नहीं है, एक प्लेन में नहीं रह रही है जैसे कि प्लेन पोलराइज्ड में रह रही है। तो होगा क्या, बेसिकली इसको अगर समझना है तो आप ऐसे देखो कि एक पेपर को साइन वेव की फॉर्म में आपने कट कर दिया, अब उसको हल्का सा रोटेट कर दिया, तो क्या होगा, वो साइन वेव पर्टिकुलरली अगर ऐसे देखोगे तो एक सर्कल ट्रेस करेगा, पर होगा कैसे, एक हेलिक्स की फॉर्म में होगा। यहां से डिस्टरबेंस स्टार्ट हुआ, जो आना ऐसे चाहिए था पर ऐसे नहीं आएगा, यहां से डिस्टरबेंस हल्का सा ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे साइन वेव अब इसके अबाउट स्वेल करेगी। तो ये जैसे डायग्राम आप देख पा रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर अगर यहां से मैं देख रहा हूं तो मुझे ये एक फिक्स सर्कल दिखेगा, ये देखो ये वाला सर्कल जो ये ट्रेस किया हुआ है ये सर्कल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का टिप पॉइंट जो है वो एक सर्कल ट्रेस करेगा। टिप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ट्रेसेज अ सर्कल। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का टिप जो है एक सर्कल ट्रेस करेगा।
इसलिए इसको सर्कुलर पोलराइजेशन कहते हैं। इसमें और क्या खास बातें हैं? सर्कुलर पोलराइजेशन में डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, बट क्या कांस्टेंट है आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का टिप सर्कल ट्रेस कर रहा है, इसका मतलब रेडियस कांस्टेंट होती है सर्कल की, यानी कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट। डायरेक्शन ऑफ E नॉट डिफाइंड और नॉट कांस्टेंट। ये डायरेक्शन वेरी होती रहेगी। परपेंडिकुलर प्लेन में सारी ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस है जो गेन करती रहेगी ये। तो अब इलेक्ट्रिक सर्कुलर पोलराइजेशन को हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक और चीज, कैन बी कंसिडर्ड एज, कैन बी ट्रीटेड एज combination of two PPL plane polarized light out of phase by π/2 फेज डिफरेंस है दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। और कैसी लाइट होनी चाहिए? लाइट्स भी दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है अलोंग एक्स है तो दूसरे का वाई के अलोंग, अगर हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जेड के अलोंग मान लेते हैं तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या इसमें E इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है? मैग्नीट्यूड ऑफ E इक्वल्स टू 0 कभी नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। इलिप्टिकली, जैसे ही कंसेप्ट, जो कंसेप्ट इसमें है सर्कुलर पोलराइजेशन में, वही इलिप्टिकल पोलराइजेशन में, कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को अपनी तरफ रखें, यानी वेव को आते हुए विजुलाइज करें, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का टिप पॉइंट जो है वो स्पेस में एक इलिप्स ड्रॉ करेगा, इलिप्स ट्रेस करेगा। तो E फील्ड वेक्टर ट्रेसेस टिप ऑफ ellipse in space। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्या? नहीं, नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, बिकॉज एलिप्स में रेडियस जैसी कोई बात नहीं होती और सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस दोनों अलग अलग लेंथ के होते हैं। क्या डायरेक्शन सेम है? नहीं, डायरेक्शन भी अलग है। डायरेक्शन ऑफ E is not fixed, और इसमें किसी भी दो कोहेरेंट पोलराइज्ड वेव्स का कॉम्बिनेशन यहां भी मान सकते हैं, पर फेज डिफरेंस नीड नॉट टू बी 0, नीड नॉट टू बी π/2 एंड नीड नॉट टू बी 180। फेज डिफरेंस अगर इनके अलावा कुछ भी होगा तो वो परपेंडिकुलर लीनियरली पोलराइज्ड वेव्स जो है क्या ट्रेस करेगी? इलिप्स ट्रेस करेगी। तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देख सकते हैं हम कि जैसे लीनियर पोलराइजेशन में हमने कहा था कि ये जो लीनियर पोलराइज्ड वेव है उसको दो पोलराइज्ड वेव का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, और एम्पलीट्यूड कोई ज़रूरी नहीं है, एम्पलीट्यूड कैसे भी हो सकते हैं उसके, बस इम्पोर्टेंट क्या था कि इनका फेज डिफरेंस 0 या 180 डिग्री होना चाहिए था। तो अगर मैं E1 बोल देता हूं E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कैप ओमेगा टी माइनस के जेड इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। E2 मैं बोल देता हूं 2E0
साइन ओमेगा टी माइनस के जेड वाई कैप। तो यहां देखिए ये दोनों ही परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है, यानी फर्स्ट वाली का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है एक्स डायरेक्शन में है और सेकंड वाली का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई डायरेक्शन में है, पर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो जीरो है। इसका मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन E1 प्लस E2 जो है वो क्या होगा, एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट होगी। ऐसे ही सर्कुलर पोलराइजेशन में अगर हमें एग्जांपल देखना है तो सर्कुलर पोलराइजेशन में क्या जरूरी केस है कि दोनों परपेंडिकुलर तो होने ही चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल एंड फेज डिफरेंस जो है π/2 होना चाहिए। तो अगर मैं एग्जांपल लूं E1 लूं, यहां पर मेरा E0 हो गया साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, ये x के अलॉन्ग हो गया। E2 मैं अगर लूं E0 कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड वाई के अलॉन्ग हो गया। अब देखो एक साइन है दूसरा कॉस है, यानी कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है कितना है, π/2 है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन प्लस इनका एम्पलीट्यूड भी क्या है, इक्वल है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये मिलकर क्या बनाएगी, ये दोनों मिलकर बनाएगी एक सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। अब इसी केस में लास्ट एग्जांपल में अगर मैं एक E0 दूसरा 2E0 कर देता तो ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट हो जाती। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, देखिए जो लाइट्स होती है नेचुरल लाइट्स को हमने अनपोलराइज्ड बोला, तो नेचुरल लाइट कंप्लीटली अनपोलराइज्ड भी नहीं होती, कुछ हद तक पोलराइज्ड भी होती है, या हम जो पोलराइजर यूज कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो पोलराइजेशन 100% कर दे वो पोलराइजर। तो वो पोलराइजर कितना पोलराइजेशन करेगा, एक मेजर करने की जो चीज है वो है डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, यानी कितना पोलराइजेशन हुआ है। तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन हम कहते हैं P इक्वल्स टू I मैक्स माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्स प्लस I मिनिमम। व्हाट इज I? I इज द इंटेंसिटी। अगर हम पोलराइज करेंगे तो जैसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में जैसे जैसे पोलराइजर को उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अबाउट हम रोटेट करेंगे तो इंटेंसिटी उसकी कहीं पर बढ़ेगी कहीं पर कम होगी, और ये इंटेंसिटी मैक्सिमम से मिनिमम होगी जब हम पोलराइजर को 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। यानी पोलराइजर पहले इस डायरेक्शन में थे, पोलराइजर का जो एक्सिस है वो, अब ये एक्सिस जैसे ही इस तरह से हो जाएगा तो इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम थी पहले तो अब मिनिमम हो जाएगी, वापस मैक्सिमम होगी। तो I मैक्सिमम और I मिनिमम के बीच में जितना डिफरेंस है वो निकालो, I मैक्स माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्स प्लस I मिनिमम। तो ये क्वांटिटी जो मिलेगी रेशियो, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। अगर डिग्री ऑफ पोलराइजेशन हम परसेंटेज में निकालना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100, तो ये मिल जाएगा डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इन परसेंटेज। अब एक चीज नोट करने वाली है इसमें कि डिग्री ऑफ पोलराइजेशन की बात हम इलिप्टिकल पोलराइजेशन एंड सर्कुलर पोलराइजेशन में नहीं करते हैं। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज अ थिंग ओनली फॉर लीनियर पोलराइजेशन और वी कैन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जो है यहाँ पर मेलस लॉ, मेलस लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी एक पोलराइजर से अनपोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो उसके बाद उसकी इंटेंसिटी कितनी डिक्रीज हो जाएगी या ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी क्या होगी। तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी अगर मैं यहाँ I0 थी और यहाँ मैं पास करता हूं तो ये जो I1 है, I1 होगी I0 cos स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन बिटवीन टू पोलराइजर्स। जैसे ये P1 मैं बोल देता हूँ पोलराइजर 1 है और P2 है दूसरा अपना पोलराइजर 2 है। अब देखिए कि जैसे ये जो लाइंस है स्लिट्स दिख रही है, ये एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन है, तो आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी यहाँ पे चेंज नहीं होगी बिकॉज एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन फर्स्ट केस में दोनों सेम ही लग रहा है, तो cos 0 1 हो जाएगा। और अगर नीचे वाले में देखोगे
तो ये पोलराइज्ड लाइट अगर फर्स्ट P1 से पास हो रही है और P2 से देखो, P1 से पास हुई एज इट इज हो गई, और P2 देखो, P2 के बाद में पोलराइज्ड लाइट आगे आ ही नहीं रही। इसका रीजन क्या है कि P2 में देखोगे ये स्लिट्स जो है हॉरिजॉन्टल हो गई, यानी इसका डायरेक्शन था, पहले तो P1 तो था इस तरह से, P2 अपना हो गया इस तरह से, और दोनों के बीच का डायरेक्ट एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 0, यानी इंटेंसिटी कितनी रहेगी 0। तो आप मेलस लॉ की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं कि फाइनल रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी। समरी, जब भी आपको प्रॉब्लम दी जाए तो चेक कैसे करना है अब पोलराइजेशन कौन सा है, तो वो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, चेक स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन चेक करनी है। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन अगर सेम है, इफ सेम लीनियर पोलराइजेशन, इफ डिफरेंट, देन अगेन चेक करना है स्टेप 2, चेक फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, अगर फेज डिफरेंस 1, फेज डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ पाई, पाई इक्वल्स टू n पाई। क्या मीनिंग हुआ, पाई इक्वल्स टू 0, पाई, 2 पाई एटसेट्रा। अगर इस तरह का फेज डिफरेंस है तो कौन सा पोलराइजेशन होगा, हमने पहले बात की है लीनियर पोलराइजेशन। सेकंड, इफ पाई इक्वल्स टू n पाई बाई 2, n क्या है यहां पर, n 1 3 5। नोट करना कि मैंने यहाँ पर n और इवन नंबर्स जो भी थे उनको मिस कर दिया। उनको मिस करने के पीछे रीजन क्या है, मिस कर देने के पीछे, उनको मिस करने के पीछे रीजन ये है कि अगर मैं n इक्वल्स टू 2 लिया मैंने, तो यहाँ 5 इक्वल्स टू पाई हो जाएगा, और 5 इक्वल्स टू पाई की बात हम कर चुके हैं। तो अगर हमें स्ट्रिक्टली पाई बाय 2 का मल्टीपल चाहिए, यानी पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इसलिए n इक्वल्स टू 1 3 5 इस टाइप से। अगर ये ऐसा है तो हमें क्या चेक करना है, अगेन चेक एम्पलीट्यूड्स। अगर E1 इक्वल्स टू E2 है, दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल है, तो क्या है सर्कुलर। और अगर इक्वल नहीं है एलिप्टिकल। थर्ड केस, इफ पाई नॉट इक्वल्स टू n पाई बाय 2, n क्या है, अब मैं पूरा ले रहा हूं 0 1 2 एनीथिंग, इसमें पाई बाय 2 के मल्टीपल भी कंसीडर हो गए और पाई के मल्टीपल भी कंसीडर हो गए। तो अगर फाई इनके अलावा कुछ भी है तो फिर हमें और कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एलिप्टिकल पोलराइजेशन। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला आरपीएससी में, आप बिल्कुल अश्योर्ड रह सकते हैं। ये लास्ट आरपीएससी में आई हुई प्रॉब्लम है एक,
आरपीएससी 2015 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्या है देखो, टू पोलराइड्स आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट देयर एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर। ये हमने एक एक्सिस ले लिया। अब पोलराइड्स को इस तरह से रखा है कि ये पहला पोलराइड है, इसका एक्सिस मैं ये मान लेता हूं ये P1 है। दूसरा पोलराइड जो है वो इस तरह से रखा हुआ है, ये P2 है। ये P1 हो गया अपना। P1 और P2 के बीच का एंगल 30 डिग्री है। क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड। अगर इंटेंसिटी I0 थी इनिशियल, तो देखो यहां पे कितनी मिलेगी, I0 cos स्क्वायर थीटा, पर कौन सी लाइट निकली है, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट यानी कि पहले यहां पर अनपोलराइज्ड लाइट है, यानी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स नहीं है। पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर फिक्स नहीं है तो ये कॉस थीटा जो है, थीटा 0 से लेके 2 पाई तक वेरी करेगा, कुछ भी हो सकता है। तो हमें एवरेज लेना पड़ेगा। एवरेज लेंगे तो ये जो I1 हमारा I0 cos स्क्वायर थीटा है वो कितना आ जाएगा, I0 बाई 2, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या आता है 1/2, तो I0 बाई 2 आ गया। अब यहां से जो I2 हमें मिलना चाहिए वो कितना मिलेगा, I1 cos स्क्वायर, और दोनों के अब ये लाइट पोलराइज हो गई है और उसका पोलराइजेशन डायरेक्शन यहां पर देखें तो इस तरह से ये इस डायरेक्शन में पोलराइज होगी। अब दूसरा वाला जो है एंगल 30 डिग्री है, तो यहां पे cos स्क्वायर 30 डिग्री होगा। और I1 कितना है अपना, I1 है I0 बाई 2, I0 बाई 2 कर दिया। cos 30 कितना होता है, √3/2, cos स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 3/4, ये हो गया 3/4। तो हमें फाइनल I2 कितनी मिली, I2 मिली 3I0 बाई 8। और क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड, तो दिस इज इंसिडेंट, I0 इज इंसिडेंट, तो ट्रांसमिट कितनी हुई 3/8। दिस इज द आंसर। एक और प्रॉब्लम करके देख लेते हैं, पोलराइजेशन का टाइप चेक कर लेते हैं। तो एक प्रॉब्लम है कि E1 आपको दे रखा है, E1 इक्वल्स टू E0 cos ऑफ kz माइनस ओमेगा टी प्लस π/3 along x cap। E2 equals to E0 sin kz माइनस ओमेगा टी प्लस π/6 y cap। क्या चेक करना है, सबसे पहले स्टेप 1 स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन हमें चेक करना है टाइप ऑफ polarization of E equals to E1 plus E2। ये दोनों लीनियर पोलराइज्ड थी, इनको सुपर इम्पोज किया, इनका रिजल्टेंट का हमें टाइप पता करना है। तो अब देखो सबसे पहले दोनों का टाइप ऑफ पोलराइजेशन। टाइप ऑफ पोलराइजेशन इसका x के अलोंग है, इसका y के अलोंग है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पोलराइजेशन या डिफरेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन कैसा है, डिफरेंट। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन डिफरेंट होता है तो हम आगे क्या चेक करते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारा चेक फेज डिफरेंस। दोनों का फेज डिफरेंस चेक करेंगे। तो यहां पर फेज डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है, फेज डिफरेंस देखो, अगर मैं कॉस को साइन में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, π/2 प्लस समथिंग। तो इसको हम लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं E0 साइन kz माइनस ओमेगा टी प्लस π/2
प्लस π/3। और दोनों का अगर फेज डिफरेंस चेक करना है तो फेज डिफरेंस चेक कर लेंगे। तो देखिए यहां पर फेज डिफरेंस कितना आ गया अपने पास, π/2 प्लस π/3 माइनस π/6, और ये हमारे पास आ जाएगा 2π/3। ये ना तो पाई का मल्टीपल है ना ही π/2 का मल्टीपल है, और जब भी फेज डिफरेंस पाई और π/2 के मल्टीपल के अलावा कुछ भी आता है हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये कौन सा पोलराइजेशन हुआ, इलिप्टिकल। इलिप्टिकल पोलराइजेशन। थैंक यू। आज का लेक्चर अपना यहीं पर एंड हो रहा है। तो आई होप कि आपको पोलराइजेशन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्पेशल कोर्स स्टार्ट हो रहा है 8 नवंबर से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। 8 नवंबर से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आरपीएससी स्पेशल कोर्स फर्स्ट ग्रेड के लिए। थैंक यू।